गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट लेखा शास्त्र। और लेखा शास्त्र में जैसा आप जानते हैं विनियोग खाते का चैप्टर चल रहा है और इस चैप्टर में आपने विनियोगों के अर्थ को समझा, प्रतिभूतियों के अर्थ को समझा। आज समझते हैं विनियोग के संबंध में किस प्रकार लेखे होते हैं। प्यारे बच्चों, विनियोगों से संबंधित हिसाब किताब रखने के लिए, विनियोगों से संबंधित लाभ हानि ज्ञात करने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उन्हें विनियोग खाते कहते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कहते हैं। और विनियोगों से संबंधित क्रेता विक्रेता के यहाँ किस प्रकार लेखे होते हैं उनको समझते हैं। विनियोगों से संबंधित क्रेता विक्रेता के यहाँ लेखे समझने से पहले समझते हैं ब्याज सहित क्रय विक्रय तथा ब्याज रहित क्रय विक्रय से क्या आशय है। तो जानते हैं ब्याज सहित क्रय विक्रय से आशय। प्यारे बच्चों, ब्याज सहित क्रय विक्रय से आशय ब्याज की राशि जो मूल्य चुकाया गया है, जो मूल्य प्राप्त किया गया है, उस मूल्य में ब्याज की राशि शामिल है तो उसे ब्याज सहित क्रय विक्रय कहते हैं। जब ब्याज सहित क्रय विक्रय किया जाता है तो क्रेता द्वारा जो राशि विक्रेता को दी जाती है और विक्रेता को जो राशि प्राप्त होती है उस राशि में पिछली ब्याज की तारीख से लेकर क्रय विक्रय तक की तारीख का ब्याज शामिल है। और ब्याज सहित की दशा में जो देय तिथि पर, जो आगामी देय तिथि है, उस पर कुल ब्याज पाने का अधिकार क्रेता का होता है, क्योंकि क्रेता ने जो मूल्य चुकाया है उस मूल्य में जो ब्याज की राशि थी, जो पिछली ब्याज की तारीख से लेकर क्रय विक्रय तक की तारीख का ब्याज उसमें शामिल है, उसका उसने भुगतान कर दिया है। इसलिए आगामी देय तिथि पर ब्याज पाने का अधिकार क्रेता का होता है। और ब्याज रहित में जो पिछली ब्याज की तारीख है उस तारीख से लेकर क्रय विक्रय तक की तारीख का ब्याज जो मूल्य चुकाया गया है उस मूल्य में शामिल नहीं है। जो क्रेता ने विक्रेता को मूल्य दिया है उस मूल्य में ब्याज शामिल नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, ब्याज रहित क्रय कहते हैं। अर्थात जो विक्रेता को राशि प्राप्त हुई है क्रेता से, उस राशि में अगर ब्याज की राशि शामिल नहीं है तो उसे ब्याज रहित विक्रय कहा जाता है। ब्याज रहित में जो ब्याज पाने का अधिकार होता है वो विक्रेता का होता है और पिछली ब्याज की तारीख से लेकर क्रय तक की तारीख का ब्याज क्रेता को अलग से भुगतान करना होता है। अब सबसे पहले विनियोगों से संबंधित लेखे करने से पहले विनियोगों का क्रय मूल्य, विनियोगों का विक्रय मूल्य आपको निकालना होगा। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे आप? सबसे पहले आपने जो जितने ऋण पत्र, जितने अंश क्रय किए हैं और कितनी राशि चुकाई है विक्रेता को, वो राशि लिख लेंगे, अमाउंट पेड। ध्यान ये रखेंगे जो अंश व ऋण पत्रों का, क्योंकि विनियोग का एक अंकित मूल्य होता है और अंकित मूल्य पर ही ब्याज की गणना, लाभांश की गणना की जाती है। आप जैसे जानते हैं अंशों पर लाभांश प्राप्त होता है और ऋणों पर, ऋण पत्रों पर ब्याज प्राप्त होता है। तो सबसे पहले आप क्रय मूल्य गणना करते समय क्या लिखेंगे, जो राशि क्रेता ने विक्रेता को दी है अमाउंट पेड लिख लेंगे और इसमें क्रय संबंधी व्यय जोड़ देंगे। जो परचेज एक्सपेंसेस हुए हैं, स्टाम्प है, दलाली है, अन्य व्यय है, उन खर्चों को हम जोड़ देंगे। और अगर ये ब्याज सहित हैं तो पिछली ब्याज की तारीख से लेकर क्रय तक की तारीख तक का ब्याज हम क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। और ये जो ब्याज की कैलकुलेशन की जाएगी,
ये विनियोगों के अंकित मूल्य पर की जाएगी। विनियोग जितने में खरीदे हैं उन पर नहीं की जाएगी, क्योंकि विनियोगों का एक अंकित मूल्य होता है, एक फेस वैल्यू होती है, और ये फेस वैल्यू से अधिक पर भी क्रय किया जा सकते हैं और कम पर भी क्रय किया जा सकते हैं। लेकिन जो ब्याज की कैलकुलेशन होनी है वो फेस वैल्यू पर होनी है, वो अंकित मूल्य पर होनी है। और ये जो ब्याज निकाला जाएगा पिछली ब्याज की तारीख से लेकर क्रय की तारीख तक का ब्याज हम निकालेंगे, और अगर सहित है तो क्या करेंगे, इस ब्याज को घटा देंगे, और अगर रहित है तो इस ब्याज को नहीं घटाएंगे। तो इस प्रकार आपका ये क्रय मूल्य विनियोगों का निकल कर आ जाएगा। उसी प्रकार विक्रय मूल्य निकालेंगे। जितनी विक्रेता को राशि प्राप्त हुई है उसमें विक्रय संबंधी व्यय घटा देंगे। जो राशि विक्रेता को प्राप्त हुई है उसमें विक्रय संबंधी व्यय घटा देंगे, और पिछली ब्याज की तारीख से विक्रय तक की जो तारीख है उस तक का ब्याज हम गणना करेंगे, और सहित की दशा में ब्याज घटा देंगे और रहित की दशा में ब्याज नहीं घटाएंगे। इस प्रकार ये विक्रय मूल्य आपका निकल कर आ जाएगा।